नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त सुलग रहा है, जल रहा है। सड़कों पर उतरकर लगातार वहां के युवा प्रदर्शन कर रही हैं। नाम इसे दिया गया है जेनजी रेवोल्यूशन, लेकिन अगर आप इसकी तह तक जाएंगे तो आपको कहीं से कहीं तक ऐसा लगेगा नहीं कि ये सिर्फ जेनजी रेवोल्यूशन है या सिर्फ ये जो युवा हैं ये सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रही हैं, या फिर इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन लगाना है। आज इस वीडियो में नेपाल को लेकर जितना भी अपडेट है उसे लेकर चर्चा करेंगे। कैसे पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है, इसको लेकर जो अपडेट आई है उस पर चर्चा करेंगे, और इसी के साथ इसका असर भारत के कई राज्यों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वो राज्य हैं जिनका बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में हाई पुलिस बल तैनात किया गया है, हाई सिक्योरिटी तैनात की गई है, और ऐसा ही कुछ नजारा उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। तो पंकज जी, सबसे पहले तो एक एक करके मुझे अपडेट दे दीजिए, दर्शकों को अपडेट दे दीजिए। एक खबर यह भी मिल रही है कि सोशल मीडिया से बैन हटा लिया है नेपाल में। हटा तो 2 दिन पहले लिया था। अच्छा। कि हमसे गलती हो गई, लेकिन फिर वो एक बार ये चिंगारी भड़की ना, तो इसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात रही नहीं। तो इसका मतलब सबसे पहले जो स्थानीय बैन को लेकर तो नहीं था फिर प्रदर्शन? नहीं भाई, मैं बार बार 2022 से तैयारी चल रही थी। 2022 में एक रैपर था वहां, जो रैप सॉन्ग वगैरह जो बनाते हैं ना, वो उसका चांसेस लग रहे हैं अब। हाँ, उसका बालेंद्र शाह नाम है, और उसने सबसे पहले 2022 में यूएसए के एम्बेसडर से मुलाकात की थी उस वक्त, और वो तस्वीरें मेरे पास है, बोलेगा तो मैं सब भेज दूंगा। तो 2022 में मुलाकात हुई, उसके बाद उसका 3 दौरा हुआ यूएस के डिप्लोमेट्स के साथ अलग अलग जगहों पे, और फिर वो कर रहा था कि वो बार बार एक बात बोल रहा था कि डांस टू द ट्यून, मतलब म्यूजिक पे आप लोग नाचो। और उसके गाने वगैरह बहुत विद्रोही तरह के गाने हुआ करते थे कि यंग यूथ वो बदलता है देश, तो यूथ को जागना होगा, इस तरह करके वो माहौल बना रहा था। और इतना उसका पॉपुलर गाना हो रहा था नेपाल में कि इसको बालेन इफेक्ट कहा गया। उसको उसके फैंस जो है ना, प्यार से बालेन कहते हैं, बालेन। और वो बालेन इफेक्ट हुआ, और यंग जनरेशन पब्स में, कॉलेजेस में बालेन के विद्रोही तराने गूंजने लगे धीरे धीरे। वो था ग्राउंड तैयार करना। उसके बाद मैं आगे की कहानी आपको बता रहा हूं। एनजीओज फॉर्म किए गए 16 एनजीओज, और उन सारे एनजीओज को यूएसएड डिपार्टमेंट से पैसे आए, क्योंकि बच्चों के मन में यह तो आ गया था कि यूथ बदलता है, सोसाइटी चेंज करना है, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं था कि क्या चेंज करना है। तो वो बताने का काम किया वो एनजीओज ने। तीसरे एलिमेंट्स थे इस्लामिक कट्टरपंथी, और यहां से आते हैं भारत में तार जुड़ते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि नेपाल का 2 हिस्सा है, एक ऊपर की पहाड़ी का, नीचे मधेश प्रदेश बोलते हैं, मधेशी लोग हैं। तो जो भारत के साथ जिनका रोटी बेटी वगैरह का संबंध है ना, जो शादी ब्याह करते हैं, वो मधेशी लोगों के साथ हमारा करते हैं। तो वो क्या करे, अचानक आप देखिएगा 2016 से आप रिपोर्ट पढ़ना शुरू करिए, भारत से सटे बॉर्डर इलाकों में मस्जिदों की संख्या 3 गुनी 4 गुनी बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हुआ, और वो सिर्फ नेपाल बॉर्डर पे नहीं हुआ है, आपका पूरा सीमांचल का इलाका, किशनगंज, कटिहार, अररिया, ये सब जो बिहार वाला हो गया। उसके बाद बहराइच वगैरह जो यूपी का जो इलाका है, बहराइच, गोरखपुर, वो बहराइच तक सब चले गए, और वहां से पीलीभीत तक। ये पूरा इलाका एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका बनाने की कोशिश थी। अब मैं नेपाल गवर्नमेंट का इंटरनल सिक्योरिटी रिपोर्ट बताता हूं। उनका कहना है कि ये जो पूरा आंदोलन है ना, इसको एनजीओज, क्रिश्चियन मिशनरीज और इस्लामिक कट्टरपंथी जैसे आईएसआई, हिजबुल मुजाहिदीन, ये और जमाते इस्लामी नेपाल, ये सब मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये नेपाल के मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है ये। और ये जो बालेन शाह था, ये क्या मतलब, ये तो चेहरा है, और इसके बाद 2-3 चेहरे बनाए गए जो एनजीओ वाले हैं, जो एनजीओ चला रहे थे। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो 16 उसके मिनिस्टर रहेंगे, तो वो 16 एनजीओ के हेड है। फिर इस्लामिक कट्टरपंथी आ गए। ये प्लान 2022 से चल रहा था। फिर 2024 में इस बालेन शाह की एक बार और यूएस एम्बेसडर से मुलाकात होती है,
और 2024 में ही इस बालेन शाह की एक और शख्स से मुलाकात होती है, उसकी भी तस्वीर मेरे पास है। उस शख्स का नाम है डोनाल्ड लू और वो काठमांडू में मुलाकात है इस बालेन शाह के। जैसे ही बांग्लादेश का तख्त, पहले पाकिस्तान उसके बाद बांग्लादेश का तख्ता पलट करने के बाद डोनाल्ड लू नेपाल में था और वो मुलाकात होती है। तो ये जो आप सोच रहे हैं ना कि ये भ्रष्टाचार या ये नेताओं के पैसे या सोशल मीडिया, ये सब बेवकूफ बनाने के लिए श्रीलंका के जब राष्ट्रपति भवन में घुसे थे हजारों लोग, तो यही कहा गया था ना कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, रोजगार के लिए घुस रहे हैं। क्या श्रीलंका में रोजगार मिल गया? मिला कि नहीं? नहीं ना। भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं हुआ, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ उसका। लेकिन वो एक मोमेंट था, नहीं तो घुस गए हजारों लोग। तो जो नेपाल में ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके पीछे आपने 2-3 संगठनों के या ये जो जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा एक एंगल ये भी है कि चूंकि केपी ओली चाइना के इशारे पर चलता था, माना यह जा रहा है कि अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि सीधे सीधे तो वॉर करेंगे नहीं, प्रॉक्सी वॉर चलते हैं इनके बीच में। तो अब नेपाल की बारी आ गई, नेपाल के जरिए। बहुत अच्छा सवाल है। भारत के आसपास जितनी सरकारों का तख्ता पलट हुआ है वो सारे के सारे चाइना की तरफ थे और एंटी अमेरिका चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि हमें फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखनी है, हम ना अमेरिका की तरफ झुकेंगे और न किसी तरफ झुकेंगे, भारत की तरह ख्वारजा पॉलिसी अपनाएंगे। और वो रशिया चला गया और व्लादिमीर पुतिन से मिला, बाद में उसका तख्ता पलट हो गया। डोनाल्ड लू का उसने नाम लिया उसने डोनाल्ड लू का। इमरान खान ने सबसे पहले नाम लिया था डोनाल्ड लू का। उसके बाद शेख हसीना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रही थी। अमेरिका चाहता था कि लुइस मार्टिन आइलैंड हमारे एयरफोर्स के बेस के लिए दिया जाए ताकि हम म्यांमार पे नजर रख सके वहां से। शी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, कही कि नहीं, हम आपके भी नहीं देंगे और चाइना को भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बिल्कुल मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। उसके बाद वो रिफ्यूज किया। 6 महीने के बाद आपको पता है स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, ये सब वगैरह, उनका सरकार का तख्ता पलट। तीसरा आते हैं श्रीलंका चाइना के जाल में फंस गया था। हेमनटोटा पोर्ट की बात थी उस वक्त, और चाइना ने उसको इतना कर्ज दिया था श्रीलंका को कि वो उसकी मजबूरी बन गई थी चाइना की तरफ जाना। तो वो जो राजपक्षे की सरकार थी उसको अपदस्थ किया गया। बाद में भारत ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि जितना कर्जा लिया हम अपने पैसे से तुमको चुका दे रहे हैं, आगे से कर्ज में फंसना नहीं। और हर तरह से बाद में इंडिया ने मदद की, अभी वहां शांति है, समृद्धि है। नेपाल के केपी शर्मा ओली जानबूझ के चाइना की तरफ जाती है। नक्सली थे ना जवानी में, ये जेल वेल सब रह के आए हैं, ये लिटरली नक्सली थे और ये चाइना से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इन्होंने अमेरिका के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ बयान दिया, अपने नक्शे को अलग तरीके से दिखाया, जिसमें लिपुलेह वगैरह जो है ना, वो सबको नेपाल का हिस्सा दिखाया। और अभी इनका लेटेस्ट स्टेटमेंट ये था कि चाइना से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इंडिया जो लिपुलेह की बात कर रहा है ना, उसका हम नहीं मानेंगे। ही वॉज हार्डकोर कम्युनिस्ट। उसका परिणाम क्या हुआ चाइना के विजिट आने के बाद, देख ही रहे आप। तो ये पैटर्न सेम है। दूसरा जो सेम है कि हर जगह के आंदोलन में जो तख्ता पलट किया, कोई चेहरा नहीं था। हर जगह एक बांग्लादेश में स्टूडेंट्स, नेपाल में यंगस्टर्स, श्रीलंका में यंगस्टर्स, बेरोजगारी के लिए यंगस्टर्स ही करेंगे ना। नौजवानों को मोबिलाइज किया गया था सोशल मीडिया के थ्रू, और तब उन्होंने जाके ये काम किया था। ये है। आज मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत को इससे असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, सेम वही चीज। मनोज जरांगे का नाम इससे पहले कितने लोगों ने सुना था? अचानक एक मुद्दा लेके आता है, मराठा आरक्षण आंदोलन, 2 साल के अंदर ये फेमस हो जाता है और मुंबई को एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया को सीज कर लेता है 2-3 दिनों के लिए। ठीक है। शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ था, उससे पहले ये जो चेहरे थे, किसी कोई जानता था वो शाहीन बाग की दीदियां वगैरह ये सब? नहीं ना, किसी का नाम नहीं सुना था। मनोज जरांगे का नाम सुना था। अभी चल रहा है एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बताता हूं। झारखंड में जयराम महतो का नाम किसी ने नहीं सुना था, लेकिन अचानक वो सोशल मीडिया से बहुत बड़ा नेता बन जाता है।
सोशल, देखिए पहले क्या होता था ना, जो लीडर बनते थे ना, वो 10 साल 20 साल 30 साल जनता के बीच में काम करते थे, घिसते थे, तब वो किसी मुकाम पे पहुंचते थे। तब नीतीश कुमार बने, तब नरेंद्र मोदी बने। रगड़ने के बाद इंदिरा गांधी हो, शुरू में उनको उनका बैकग्राउंड पता था कि ये 20-20 साल 30-30 साल से ये काम कर रहा है। अभी कुछ जरूरत नहीं है, अचानक कोई आता है स्टार, साल भर में वो पूरे अच्छी अच्छी बातें करता है, छा जाता है और वो गड़बड़ करके फिर चला जाता है। मैं अन्ना के आंदोलन को भी वही मानता हूं। उस आंदोलन के पहले मैं, अभी ये मत सोचिएगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी आए तब से ये कोशिश जारी है सीआईए की। सीआईए का प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलता है। मनमोहन सिंह, अच्छा, अन्ना हजारे को कितने लोग पहले जानते थे? मतलब जानते थे, रालेगंज सिद्धि में जानते थे। अचानक इतना बड़ा मूवमेंट, अरविंद केजरीवाल प्रोडक्ट निकल गए और बाद में पता चला कि फोर्ड फाउंडेशन, पता नहीं रोमन मैग्सेसे वगैरह क्या लेके ये सब काम कर रहे हैं। उसी तरह आप देश के अलग अलग हिस्सों में कीजिए। अभी तो क्या है ना कि लोकलाइज, और भारत थोड़ा बड़ा देश भी है, छोटे देश होते हैं तो उनमें क्या होता है कि एक आंदोलन से काम चल जाता है। भारत में बहुत जमीन तैयार करनी पड़ती है, तमिलनाडु से लेके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक, ये सब हरियाणा, तो किसान आंदोलन, तो वहां मणिपुर, ये सब जब पकेंगे, एक साथ जब आएंगे, अलग अलग छोटे छोटे आंदोलन फेल्यूर, जब ये कंबाइंड करेंगे तब ये अराजकता पैदा करेंगे। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, डोनाल्ड लू डिप्टी बना है इंडियन एम्बेसी इन इंडिया का। दैट्स ऑल आई हैव टू से। पता कीजिए, ये अभी जो ट्रंप का जो नजदीकी आया है ना, वो यंग लड़का, उसने अपना डेप्यूटी साउथ एशिया के लिए और इंडिया के लिए, दोनों उसके पास कमांड है, डोनाल्ड लू को बनाया। नेपाल के लोगों को एक महीना पहले पूछते तो बिल्कुल यकीन नहीं करते कि हमारे यहां तख्ता पलट हो सकता है। शेख हसीना के हटने से एक महीना पहले अगर बांग्लादेश में पूछते तो कोई नहीं यकीन करता। श्रीलंका में जो संसद पे चढ़ाई की थी, आप पूछते तो किसी को यकीन नहीं होता कि एक महीना बाद हो सकता है। पाकिस्तान में इमरान खान पॉपुलर लीडर थे, यंग जनरेशन के साथ था, उनके तख्ता पलट के एक महीना पहले पूछते तो किसी को नहीं पता था। आज भारत में आप पूछिएगा तो 80% लोग बोले कि भारत में संभव ही नहीं है। लेकिन ये कब, क्या, कैसे, किस मुद्दे पर हो जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए एक रहे, नेक रहे। लेकिन मैं देख रही हूं कि इसका असर, हम दूसरे वीडियो में इसका जिक्र बड़े डिटेल से करने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहीं पर कर लेना चाहिए। सवाल ये कि आप कह रहे हैं भारत पर असर होगा, कैसे असर होगा? क्योंकि मैं देख रही हूं उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, नहीं मैं बॉर्डर मिलता है, वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं, वो तो खुद निर्देश दे दिए अधिकारियों को कि आप एक्स्ट्रा जो पुलिस बल है वो तैनात रखिए। और दूसरी बात, भारत के ऐसे कई नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसे हालात भारत के भी हो सकते थे। अब ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? किसान आंदोलन के जरिए क्या करने की कोशिश की गई थी? उसमें किसानों की भले गलती ना हो, सारे किसानों को तो नहीं कहा जा सकता, किसान तो बेचारे अपने मुद्दे के लिए आए थे, बरगलाए तो किसान अपने, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये नेपाल में आंदोलन जो होता, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ होता और अगर सोशल मीडिया के खिलाफ होता, तो ये पशुपतिनाथ मंदिर क्यों जला रहे हैं? कल पता है ना, वहां सिक्योरिटी पूरा सेना उतारी, क्यों जला रहे? पशुपतिनाथ से इनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? और मैं दूसरी बात बोलता हूं, ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जो चेक पॉइंट्स है उसको क्यों जला रहे हैं? उसमें क्यों आग लगा रहे हैं? इंडो नेपाल बॉर्डर के चेक पॉइंट से नेपाल के भ्रष्टाचार या सोशल मीडिया का क्या मतलब है? सही बात। उन आंदोलनकारियों का टारगेट इंडिया भी है, यही साबित, उनका टारगेट सनातन और हिंदू है, इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर जलाया जा रहा है। अब इंडिया में आ जाइए, आप बोल रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। मैं आपको बताऊं, कल से लेकर अब तक 6 बड़े नेताओं ने बयान दिया है कि भारत की हालत बांग्लादेश की तरह हो सकती है या हो जाएगी। 6 बड़े नेताओं ने, ये पॉलिटिकल। आपको क्या लग रहा है? ये बेरोजगारी को लेकर, चलिए बेरोजगारी तो खैर छोड़िए, ये जो कास्ट सेंसस, तो ईसाई के खिलाफ अत्याचार, और ये सिखों को कड़ा और पगड़ी नहीं पहनने दिया जाता, यूनियन ऑफ साउथ इंडिया, ये सब क्यों किया जा रहा होगा? क्यों किया जा रहा होगा बताइए? यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक नेता ऐसा है जो इस देश में आके कह देता है कि इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इट्स यूनियन ऑफ ए स्टेट। बोला था कि नहीं बोला था कि यह देश है ही नहीं? और उसी पार्टी के नेता का सबसे बड़ा, मतलब उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका बेटा बोल रहा है कि यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बनाओ। बोला है या नहीं बोला है?
क्या इस देश में यह नहीं कहा गया है कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, और यह विदेशी धरती पर जाकर नहीं बोला गया है? बिल्कुल बोला गया है। क्या मणिपुर में 2 ट्राइब्स के झगड़े को ऐसा जाकर नहीं बताया गया है कि ईसाइयों के साथ अत्याचार कर रही है हिंदू नेशनलिस्ट सरकार? बोला गया है, नहीं बोला? क्या सचमुच इस देश के हिंदू ईसाइयों पर अत्याचार कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। क्या इस देश में एक भी हिंदू कभी हमारे सिख बंधुओं को कभी ये पगड़ी पहनने या कड़ा पहनने से नहीं रोका ना? लेकिन बोला गया ना। तो अलग अलग राज्यों में इस तरह, आपको क्या लगता है कि ये जो जरांगे है, मनोज जरांगे, वो मराठाओं के आरक्षण के लिए लड़ रहा है? अगर मराठाओं के आरक्षण के लिए लड़ रहा होता ना, तो वो गोल पोस्ट बार बार नहीं बदलता। लेकिन सर, जिस तरीके से संजय राउत या संजय सिंह का बयान सुन रही हूं, ट्वीट देख रही हूं, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? और आप जिन 6 बड़े नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, जरा उनके बयान भी बता दीजिए, नाम भी बता दीजिए। सबसे पहले संजय राउत, जिसने, एक पत्रकार हैं उमा शंकर जी, उनके ट्वीट पे रिट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसी स्थिति भारत में भी आ सकती है। आईपीसी समाजवादी पार्टी, जिन्होंने कहा कि नौजवानों सड़क पे उतरो, ये इस तरह से इंसाइट कर रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव ये लिख रहे थे कि बिहार नेपाल के बगल में ही है, तो मैं डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं चुनाव आयोग को। यह भी एक तरह से यह है। सुप्रिया सुलेथ कांग्रेस की, जो अभी क्या हुआ कि वहां का सबसे बड़ा जो मीडिया हाउस के ऑफिसेज को जला दिए। तो रागिनी नाइक कांग्रेस वाली या सुप्रिया सुलेथ ये लिख रही है कि जब मीडिया आप लोग सरकार की जो पक्ष ले रहे हैं ना, उनका भी हालत ये दिन होगा, यही होगा एक दिन, उनका भी हालत होगा। मतलब कि वो मीडिया हाउसेज को जला देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये उनका एक तरह से धमकी है ना ये। बिल्कुल। तो क्या ये मैसेज तो ये छावे वाले बयान है सारे। तो ये तो 6 नेता मैंने बता दिया ना, रागिनी नायक, सुप्रिया सुलेथ, तेजस्वी यादव, आईपीसी और संजय राउत और संजय सिंह। अब ये सब अलग अलग पार्टी के नेता हैं, लेकिन ये सब लोगों को उकसा रहे हैं, नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि तुम आओ। वो ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन का कोई नहीं करे, तो अगर मीडिया मान लिया कि आपके फेवर में नहीं चला है, तो आग लगा दो बिल्डिंगों में। ये इंसाइट कर रहे हैं। अगर दुनिया का कोई भी दूसरा देश होता तो अब तक ये सलाखों के पीछे होते, लेकिन भारत में टू मच डेमोक्रेसी ये है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि यहां कोशिश नहीं जारी है, कोशिश है, लेकिन दिक्कत क्या है पता है कि यहां जो विपक्ष के नेता ये जो ट्राई कर रहे हैं ना, उनके खुद की साख जनता के नजर में रसातल में। हर किसी को पता है कि वो अपने अपने परिवार की राजनीति करने के लिए सारे बयान दे रहे हैं। उद्धव अपने बेटे के लिए मरा हुआ है, लालू यादव अपने बेटे के लिए मरे हुए हैं। कैसे असर पड़ेगा पंकज जी? मतलब नहीं है क्या? कुछ नहीं, ये सब कोई, वो अपने परिवार और मेरा बेटा मेरा पोता सिर्फ शासन में रहे। अच्छा बताइए, लालू यादव की चिंता क्या है? देश है या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने वो है? ये संजय राउत की चिंता या उद्धव की चिंता क्या है कि आदित्य ठाकरे जो है वो एस्टेब्लिश हो जाए राजनीति में? ये आप बताइए ना, परिवार के अलावा इन लोगों के पास क्या पूंजी है? फारूक अब्दुल्ला की क्या चिंता है कि उमर अब्दुल्ला सेट कर जाए? सोनिया गांधी की क्या चिंता है कि मेरा बेटा राहुल किसी तरह आ जाए? यही चिंता है कि नहीं? अपने अपने परिवार, अपने अपने बाल बच्चों के लिए। इसलिए जनता इनके साथ नहीं। ठीक है, जनता के किस मुद्दे? अच्छा एग्जाम्पल, जहां पे इनका राज है वहां पे देख रही है जनता की क्या कर रहे हैं। दूर कर दिया तेलंगाना की बेरोजगारी, कर्नाटक की, हिमाचल की कर दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे थे क्रांति होगी, पंजाब में कर दी क्रांति। अपने खुद की इनकी क्रेडिट नहीं है, इसलिए ये कुछ भी बोलते रहे। फिलहाल इसीलिए भारत, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता इनका साथ नहीं देगी। ये भले ही कितना भड़का है, लेकिन हां, डर यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारकर हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी वगैरह करवा सकते हैं अगर ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए तो। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर नेपाल में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, कैसे भारत को लेकर भी कुछ नेता बयानबाजी कर रही हैं, यूपी उत्तराखंड में इसका किस तरीके से असर दिख रहा है, इस पर हमने कुल मिलाकर चर्चा की। कैसे इसकी पटकथा 2022 में लिख दी गई थी, इसको हमने समझने की कोशिश की। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। जैसे जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया पंकज जी, आपका भी, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।